नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। इसके पहले सरकार ने अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवा लिए। सत्र के पहले दिन दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि दी गई, तो दूसरे दिन विपक्ष ने पीएम आवास योजना को लेकर सरकार से सवाल पूछा और जमकर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने धान उठाव, चिटफंड और रेडी टू ईट जैसे मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल पूछे, जिस पर सदन में गर्मागर्म बहस हुई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। पहले दिन से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर देखकर इस सत्र के हंगामेदार और जल्द समाप्त होने के आसार दिख रहे थे। अब विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित होते ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। सवाल है कि इस संक्षिप्त सत्र से प्रदेश की जनता को क्या मिला। सवाल ये भी कि चर्चा से कौन भाग रहा है। सदन के भीतर तीसरे दिन उठे मुद्दों समेत इन सवालों पर दोनों पक्षों को सुनेंगे और दिन भर की कार्रवाई पर जो रिपोर्ट है वो भी दिखाएंगे आपको, और उसके बाद करेंगे चर्चा। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जनता कांग्रेस विधायक रेणु जोगी ने प्रदेश में चिटफंड कंपनियों का मामला उठाते हुए साल 2018 से प्रदेश में संचालित चिटफंड कंपनियों का ब्यौरा मांगा। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन को बताया कि प्रदेश में चिटफंड अधिनियम 1982 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी चिटफंड कंपनी अधिकृत तौर पर पंजीकृत या संचालित नहीं है। ऐसी कंपनीज के संचालन के जो मामले संज्ञान में आए उन सभी पर कार्रवाई जारी है। विपक्ष ने सरकार की कार्रवाई को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। सदन में पूर्व सीएम रमन सिंह ने धान उठाव का मामला उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि गलत नीति की वजह से धान उपार्जन केंद्रों से करोड़ों के धान का उठाव नहीं हुआ और सड़ गया। मामले में खाद्य मंत्री के जवाब और टिप्पणी से नाराज होकर बीजेपी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस गए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद अपनी टिप्पणी पर खाद्य मंत्री ने खेद प्रकट किया। बीजेपी ने शून्यकाल में रेडी टू ईट का मामला उठाया। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि सरकार के फैसले से 30,000 समूह की महिलाएं प्रभावित हुई हैं। जवाब में प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह को हटाया नहीं जाएगा, सभी को काम दिया जाएगा। भाजपा सदस्यों ने रेडी टू ईट के मामले में लाए स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग की, जिस पर संसदीय सचिव रविंद्र चौबे की सहमति के बाद चर्चा के लिए 3 बजे के बाद का वक्त दिया गया। लेकिन भाजपा विधायक तत्काल चर्चा की मांग पर अड़े रहे और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस गए। इसके चलते वे स्वतः निलंबित हो गए। विरोध में भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट करते हुए दिन भर की कार्यवाही का बहिष्कार किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए। एक राज्य में वो व्यक्ति काम कर रहा है, मैंने नाम लिया है सदन में, और वही व्यक्ति को काम देने के लिए यहां पर ये काम किया जा रहा है और 20,000 महिलाओं को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। आज रेडी टू ईट की बात वो कर रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग गए? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये निर्णय लिया गया। और जहां तक स्व सहायता समूह के जो नुकसान की बात है उसमें 1 पैसा का नुकसान नहीं होना, बल्कि ये उनको नुकसान होगा जो स्व सहायता समूह के नाम से जो व्यक्तिगत रूप से जो चला रहे थे। उन्होंने रेडी टू ईट का मामला उठाया और माननीय अजय जी ने कहा इसको हम तत्काल स्थगन को ग्राह्य किया जाए, ताकि प्रतिपक्ष भागना क्यों चाहता है, खुद मुद्दे उठा लेंगे और मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है। विपक्ष के सदन की कार्यवाही से बहिष्कार के बाद सत्ता पक्ष ने बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में द्वितीय अनुपूरक बजट समेत सभी संशोधन विधेयकों को पारित करवा लिया, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि पुराना धान आज भी, जिसे मार्च में उठा लेना चाहिए, दिसंबर आने के बाद भी पिछले साल का धान अभी तक नहीं उठाया गया है। इतना बड़ा नेशनल लॉस, 2000 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ चुका है और आज उसकी स्थिति क्या है? मंत्री जी ने किसी प्रश्न का भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। हमने तो कहा है कि हम बजट में भाग लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो विषय है जनता का विषय है। सरकारी विषय तो आएंगे, सरकारी विषय पारित होंगे, जनता का इशू, जनता की समस्या, ये प्राथमिकता होनी चाहिए विधानसभा की। और इसलिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया उस पर चर्चा हो, लेकिन ये सरकार चर्चा से भाग रही है।
शीत सत्र के दौरान अनुपूरक मांग बजट समेत सभी जरूरी विधेयकों को पारित करने के साथ ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र समाप्ति की घोषणा के बाद एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच मुद्दों और सवालों पर चर्चा से भागने को लेकर बहस छिड़ गई। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए, 3 दिन के सत्र से सत्ता पक्ष को क्या मिला, विपक्ष को क्या मिला, जनता को क्या मिला, सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। बृजमोहन जी, आपको संसदीय कार्य का लंबा अनुभव है, करीब 31 साल का अनुभव है। आपने मध्य प्रदेश की भी असेंबली में लगातार प्रतिनिधित्व किया है, छत्तीसगढ़ का, वहाँ मंत्री भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी लगातार मंत्री रहे हैं, विधायक हैं। जैसा कि आपकी पार्टी ने कहा, एक बहुत छोटा सत्र था, तो वैसे भी मानसून सत्र 5 दिन का होता है परंपरा के अनुसार। मैं भी लगातार 20 साल से यहाँ देख रहा हूँ, और शीतकालीन सत्र भी 5 दिन का ही होता है। जो बजट सत्र होता है वो करीब 20 से 25 दिन का होता है, 20-25 सिटिंग होती है, चलता 1.5 महीने करीब। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने सत्र को छोटा करने का प्रयास किया, और जो पूरी चीज़ें ध्वनित हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपना अपना काम कर लिया, चूँकि सबको चुनाव प्रचार में जुटना है, 20 तारीख को पोलिंग है, तो आपको जो मुद्दे उठाने थे आपने उठा दिए, सरकार को जो विधेयक पारित कराने थे सरकार ने वो विधेयक पारित करा दिए। ऐसी स्थिति में जनता को क्या मिला, या आपके जो मुद्दे थे क्या आप उनको एड्रेस कर पाए? यदि अचानक से विधानसभा का सत्रावसान हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सरकार पूरी तरह लोकतांत्रिक है, संसदीय है, अन्याय करने वाली है और तानाशाही पूर्ण ये सरकार है। ये 5 दिन का सत्र था और 5 दिन के सत्र को भी, 6 दिन के सत्र को भी 3 दिन में समाप्त कर दिया इस सरकार ने। मैं सोचता हूं कि ऐसी असंवेदनशील सरकार आज तक नहीं हुई है। कभी भी सत्र को समाप्त किया जाता है तो विपक्ष की सहमति ली जाती है। आज हमको तो आश्चर्य हुआ कि हम नेता प्रतिपक्ष के कमरे में बैठे थे, वहां पर अनुपूरक सूची जारी हुई, और ये सरकार एक बार नहीं, पिछले 3 सालों में 8 बार अनुपूरक सूची जारी कर सत्र को जल्द समाप्त करना, मुख्यमंत्री के भाषण के लिए प्रश्नकाल को स्थगित करवा देना, शनिवार को भी बजट प्रस्तुत करना। ये सरकार जो है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इनका कोई विश्वास नहीं है। ये घबराई हुई सरकार है, ये डरी हुई सरकार है, ये मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। ये 20,000 महिलाओं का रोजगार छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 निर्णय दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाइजीनिक रेडी टू ईट होना चाहिए। तो क्या हमारे 1611 जो स्वसहायता समूह काम कर रहे हैं उनको सरकार लोन देकर मशीन लगाने के लिए हाइजीनिक सिस्टम तैयार नहीं कर सकती? किसी एक व्यापारी को, किसी एक इंडस्ट्रीज को, किसी एक कांग्रेस से जुड़े हुए उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए 20,000 महिलाओं को बेरोजगार कर रही है, और उसके ऊपर में वो चर्चा कराने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष सिर्फ सरकार के कामों को करने के लिए नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो भी प्रदेश में घटित घटनाएं हो रही हैं, जनता के साथ में अन्याय हो रहा है, उनको विपक्ष उठाए। हम तो पूरे 6 दिन सदन में बैठने के लिए तैयार हैं। हमने उनको कहा कि आप रेडी टू ईट के ऊपर में चर्चा करवाइए, 20,000 महिलाओं के बेरोजगार होने का सवाल है, आप इसमें पहले चर्चा कराएं, बजट में हम भाग लेंगे। हमने भाषण देकर कहा, परंतु सत्ताधारी दल अपने बहुमत के मद में इतना चूर है कि वो विपक्ष को महत्व नहीं देना चाहता, और अगर वो ऐसा करेगा तो आने वाला 2 साल और बचा हुआ है। विधानसभा के सत्र को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, विपक्ष का सहयोग लेकर। अगर वो इसी प्रकार से सदन के सत्र को तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर, अलोकतांत्रिक रवैया अपनाकर, असंसदीय रवैया अपनाकर समाप्त करता है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी के पास में जाकर इसका विरोध दर्ज किया कि बिना विपक्ष की सहमति के सत्र को जल्दी सत्रावसान करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, ये तानाशाही पूर्ण रवैया है, ये असंसदीय रवैया है, और इस प्रकार का काम ये राज्य सरकार लगातार कर रही है, ये पहली बार नहीं कर रही है। और इस प्रकार का काम कर कर विपक्ष बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है। हम चुनाव भी लड़ते, मेरी जानकारी में है कि कांग्रेस के सत्ता पक्ष के लोगों ने ही मुख्यमंत्री जी को कहा था कि नगरीय चुनाव होने वाले हैं, जो विधानसभा का सत्र है वो 23 तारीख के बाद रखें, परंतु जानबूझ के मुख्यमंत्री जी ने इस सत्र को जो चुनाव हो रहे हैं नगरीय निकाय उसके बीच में रखा,
और जिस दिन से ये सत्र शुरू हुआ उसी दिन से सत्ता पक्ष के लोगों के स्वर सुनाई दे रहे थे कि ये सत्र 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा, 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु जब अनुपूरक सूची जारी हुई तब हमें मालूम पड़ा कि हम हतप्रभ हो गए कि बिना चर्चा किए सत्र को समाप्त करना, ये सरकार अब पूरी तरह तानाशाही पर और अपने बहुमत के मद में चूर हो गई है और ये लोकतंत्र का भी, संसदीय परंपराओं का भी सम्मान नहीं कर रही है। ब्रजमोहन जी, आपकी बातों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना और जब आप 2000 से 2003 के बीच में जोगी जी मुख्यमंत्री थे तब भी मुद्दों को बहुत तथ्यों के साथ उठाते थे, चाहे सत्र की बात हो। और उस समय विधानसभा अध्यक्ष जो होते थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, वो आपको पर्याप्त समय भी देते थे। लेकिन जिन मुद्दों को आपने उठाया उन दौरान, उसके बाद जो 15 साल का आपकी पार्टी का शासन रहा, तो ऐसा नहीं लगा कि कोई परिवर्तन आया है चीज़ों में। सिर्फ इतना लगा कि सरकारें बदल जाती हैं, मुद्दे वैसे ही रहते हैं, विधानसभा भी वैसे ही चलती है और जिन चीज़ों को लेकर आप आज सवाल उठा रहे हैं वो चीज़ें भी वैसे रहती हैं। इसका जवाब चाहूँगा, लेकिन संक्षिप्त जवाब चाहूँगा क्योंकि मुझे बृहस्पति सिंह जी के पास भी जाना है। देखिए शिरीष जी, आप मुझे एक भी बात बताएं, हमने जो कहा वो हमने नहीं किया। पिछले 15 सालों में हमने सत्र कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अनुपूरक सूची हमने जारी की हो और बिना विपक्ष की सहमति के हमने सत्रावसान कर दिया हो। अगर आपकी जानकारी में हो तो जरा मुझे एक भी जानकारी आप दे दें। हमेशा हमने विपक्ष को सम्मान दिया, हमने संसदीय कार्य मंत्री जी से बातचीत की, चर्चा की। हमने उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री जी को सहमत करिए कि रेडी टू ईट का जनता का मामला, समस्या 20,000 महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है और 20,000 महिलाएं मतलब 20,000 परिवार हैं और 20,000 परिवारों को आप बेरोजगार कर रहे हैं और उस पर चर्चा करने की बजाय आप बजट पास करवाना चाहते हैं। तो ये कहां से अच्छी परंपरा है? हमारे 5 दिन का सत्र है, आप चाहें तो 3 बजे के बाद में आप अपने बजट के ऊपर में चर्चा करवा लें, आप चाहें तो कल चर्चा करवा लें, परंतु सत्ता पार्टी तो पहले से ही तय कर चुकी थी कि हमको आज सत्र को समाप्त करना है और इसलिए उन्होंने विपक्ष को बिना विश्वास में लिए सत्र को समाप्त कर दिया। मैं तो 15 साल नहीं, मैं 33 सालों से विधायक हूं। मध्य प्रदेश में भी 15 साल तक मुझे विधायक रहने का मौका मिला है। जो सदन चलता है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से चलता है और मुझे कहना नहीं चाहिए, सत्ता पक्ष के इस प्रकार के निर्णयों से विधानसभा अध्यक्ष भी खुश नहीं है। जब हम उनसे मिलने गए, हम विरोध दर्ज करने गए, हमारे साथ हैं बृहस्पति जी। आपने ब्रजमोहन जी को सुना है, उनका कहना है कि पहले से मालूम था कि सत्र 15 तारीख को खत्म हो जाएगा और विपक्ष को उसमें विश्वास में नहीं लिया और जैसा कि उनका कहना है कि उस जो निर्णय है सरकार का सत्रावसान कराने का, उससे अध्यक्ष भी खुश नहीं है। और आपकी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि विपक्ष भाग रहा है, तो उसमें ब्रजमोहन जी का साफ कहना कि वो चर्चा के लिए तैयार थे, आपकी पार्टी ने ही मन बनाया था। चाहते तो आप ये जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसके बाद भी सत्र को रख सकते थे। डॉक्टर श्री साहब, मैं आपको निवेदन बहुत विनम्रता से करूंगा। हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत ही वरिष्ठ हमारे मंत्री रहे, विधायक रहे, बहुत वरिष्ठ नेता और बहुत विद्वान हैं। लेकिन आज देखकर हतप्रभ लग रहा है उनके बातों से कि चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक सरकार कह रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत विद्वान है, इस शब्दों को उन्हें पहले वापस ले लेना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि पहले हमारे छत्तीसगढ़ के दूर दूर से सभी क्षेत्र के विधायक हमारे आते हैं। हम लोग तो बहुत जूनियर हुए, लेकिन सब लोग इस मनसा बना के आते हैं कि विधानसभा अपने क्षेत्र की बात को रखेंगे, उठाएंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। लेकिन पहले दिन से ही विपक्ष भागने का शुरू किया, कोई प्रश्न उत्तरी नहीं चलने दिया। ये आज भी जो ये बात लगातार कह रहे हैं कि रेडी टू ईट की बात, इन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार ने तुरंत ग्राह्य किया और इनको समय निर्धारण कर दिया साहब कि 3 बजे से आप चर्चा करिए, खुल के भाग लीजिए। लेकिन लगातार इनकी अड़ियल रवैया, लगातार सदन को बाधित करना, जनता की आवाज को इनको साहब इसको जनता से लेना देना नहीं है। इनको सामने नगरीय निकाय का चुनाव है, आप सब लोग टीवी पे कवरेज करते हैं। विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि हम बड़े तेवर में आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके विरोध, आपके पदार्थ के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ ब्रजमोहन जी और उनके दल के लोग सिर्फ ये दिखाना चाहते थे। अगर जनता के हितैषी होते, ये जनता की आवाज पर लड़ना चाहते तो पहले दिन भी प्रश्न उत्तरी चलने देते। दूसरे दिन भी जब ये बातें आया, ये रेडी टू ईट की बात ग्राह्य हो गई तो उनको चर्चा करना चाहिए। तो चर्चा से लगातार भाग रहे हैं। आप सदन में आप सब लोगों ने कवरेज किया, देखा है।
बात करे तो सरकार किससे बात करे? ये तो सदर बिल्कुल भगोड़ा अपने आप को घोषित कर लिए। क्या खाली कुर्सी से हम लोग बात करते? बहुत गंभीर बात है। 20,000 महिला की जो बात कर रहे हैं साहब, आपको मालूम है कि ये हमारा आंगनबाड़ी जो संचालित होते हैं, रेडी टू ईट संचालित होते हैं, ये भारत सरकार का ही ये योजना है, उसके तहत उपक्रम में चलता है और चलता रहता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले आए साहब कि ये अच्छे गुणवत्ता अच्छे तरीके से कराया जाए, समूह के महिला समूह के माध्यम से संचालित कराए। उसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं, उसके पहले बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी मोदी योगी जी की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, कई राज्यों की सरकारों ने पहले ही लागू कर चुका है। इस मामले में बहुत पीछे हम आज लागू करने जा रहे हैं। इसके बाद ये मामले को उठाना 20,000 महिलाएं नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा आपको, ये 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो एजेंट हैं, ये जो बड़े नेता हैं, ये अपने नौकरों से, अपने आदमियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मजदूरी रख के ये समूह चलाने का काम करते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों को छोड़ दीजिए तो पूरा रेडी टू ईट चलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और इसके में व्यवस्था क्या होता है यही बता पाएंगे, बृजमोहन भैया बहुत अनुभवी है। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि इनके सबसे ज्यादा चिड़बिड़ाहट इस बात का है कि इनके लोग, सारे लोग जो चला रहे थे, उनको अब जो 3-5 करते थे बंद हो जाएगा। आज लगातार कुपोषण की मात्रा बढ़ रहा है, दर संख्या बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए एक गाइडलाइन तय हुई कि अच्छे ढंग का हम मध्याह्न भोजन या पूरक भोजन दें ताकि सुपोषण की ओर हम बढ़ सके। सुपोषण के तहत सुपोषण का अभियान हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में छेड़ रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी सुपोषण योजना शुरुआत कर चुके हैं। आप सबके सहयोग से हम सुपोषित की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके बाद भी इसमें लगातार विपक्ष हड़ंगाबाजी करके, ये इनको कोई लेना देना आंगनबाड़ी से नहीं, अबोध बच्चों की आहार से कोई लेना देना नहीं, किसानों के मामले से कोई लेना देना नहीं। ये लगातार सिर्फ आरोप लगा के और अपने को हाईलाइट होना चाहते हैं और इस बात को हल्ला करके नगरीय निकाय का जो चुनाव है उसका लाभ उठाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता साहब बहुत विद्वान और होशियार है। एक एक बात सत्ता का और विपक्ष की सारी बातें सुन रहा है। सारे जो डिबेट हम आप करते हैं, सदन में बात कर सुनता है जनता और फैसला अपने हिसाब से सही समय पे करता है और इनको फैसला सुनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार को जिस तरह से 15 सीटों में लाकर सिमट दिया है, वैसे नगरीय चुनाव में भी, नगरीय निकाय चुनाव में भी बुल्कि इनकी सफाया होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला और आपके जो आरोप हैं उस पर बृजमोहन जी का क्या कहना है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बृहस्पति सिंह जी का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस तरह के समूह चला रहे थे, जिसके कारण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की है, इस तरह का काम किया है जो अन्य राज्यों में हो चुका है जहां भाजपा की सरकार भी है। बृजमोहन जी, आपको याद होगा जब लता उसेंडी जी महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, उस समय मोहम्मद अकबर ने ये रेडी टू ईट मतलब उस समय जो मध्याह्न भोजन था उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए थे और विधानसभा के अंदर सरकार को बहुत चीज़ों के लिए सरकार ने माना नहीं था, लेकिन सरकार के लिए बहुत अप्रिय स्थिति बनी थी। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि व्यक्ति विशेष चला रहे थे स्व सहायता समूह के नाम पर, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी इसमें गिरती नजर आ रही? जैसा बृहस्पति जी ने भी कहा कि 3 बजे का टाइम भी चर्चा के लिए तय हो गया था, फिर यह स्थिति क्यों बनी? जरा शिरीष जी, पिछले 2 सालों में 3 साल हो गए भूपेश बघेल की सरकार को, खाली बोलने से, गाल बजाने से काम थोड़ी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को स्व सहायता समूह के माध्यम से रेडी टू ईट बनाना, उसमें गड़बड़ करना या वो लोग चला रहे हैं, अगर इनके पास एक भी प्रमाण हो तो भेजे ना। अगर जो महिलाएं रेडी टू ईट चला रही हैं वो महिलाएं किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता हो सकती है, पर महिलाएं हैं देश में या राज्य में वोट देने वाले लोग, कोई कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, कोई बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं, परंतु क्या वोट देने वाले या कार्यकर्ताओं को अपना काम करने का अधिकार नहीं है क्या? स्व सहायता समूह अगर भारतीय जनता पार्टी की भी महिलाएं हैं या कांग्रेस की भी महिलाएं तो उनको अधिकार है। अगर मैं तो चैलेंज के साथ में कहता हूं, इनको चैलेंज करता हूं, इनको चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने अगर महिला स्व सहायता समूह के रेडी टू ईट चलाने में गड़बड़ी की है तो आपने पिछले 3 सालों में कार्रवाई की क्या? खाली बोलने से कुछ नहीं होता। आप मुझे बताएं कि चलिए हमारे स्व सहायता समूह थे, आप नए स्व सहायता समूह बनाइए, आप उनको दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? पर 20,000 महिलाओं का आप अधिकार छीनकर किसी एक बात है बृजमोहन जी, आपने एकदम सही कहा। बृहस्पति जी विधानसभा में भी नाम लिया है कि क्या आप किसी
बृहस्पति जी, आपने ब्रजमोहन जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 3 साल में क्या आपने कोई कार्रवाई की, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, यदि ऐसे समूह कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई उद्योगपति या कोई व्यापारी चला रहे थे तो आपकी पार्टी ने नए स्व सहायता समूह क्यों नहीं गठित किए? एक बात। दूसरी बात जो कही गई थी कि यदि उनके पास हाइजीनिक फूड बनाने के लिए मशीनें नहीं थी, सरकार उनको मशीन दे सकती थी। जिस तरह से सरकार रोजगार बहुत हद तक लोगों को दे रही है और प्रयास कर रही है कि लोगों तक चीज़ें पहुंचें और लोग ही उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ऐसे में आपकी सरकार ने ये प्रयास क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत स्पष्ट बता दूं, जितने लोगों ने गड़बड़ी की भूपेश बघेल की सरकार में, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रहे हैं। विभिन्न जिलों में लगातार कार्रवाई चल रहे हैं और जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। और ये जहां तक बात ये है लड़ूंगी संचालन करने का, महिलाओं को यहाँ पर ये महिला जो हमारे 20,000 महिला समूह है, इनको कहीं से भी कहीं नहीं रोका गया है। ये सभी महिला समूह अपने अपने सेक्टर में अपना काम करते रहेंगे और अपने अपने क्षेत्र जहां केंद्र में वितरण का काम करते थे यही काम करते रहेंगे। सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है, इन्हीं की भारत सरकार ने गाइडलाइन भेजा है कि गुणवत्ता सुधार के लिए ये एकीकृत किया जाए, अच्छे क्वालिटी का बनाया जाए ताकि दांत परख अच्छा हो सके, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में जो करने में कई तरह की गलतियां हो रही हैं। विधानसभा का सत्र होता है वो जनता के मुद्दे उठाने के लिए होता है, लेकिन केवल 6 सवाल ही विधानसभा में डिस्कस हुए हैं। इसका मतलब है कि जनप्रतिनिधियों ने उसको कितनी गंभीरता से लिया इसका आप अंदाज लगा सकते हैं, जबकि 755 सवाल लगे हुए थे। खैर, ये तो जनता ही तय करेगी कि उसका भला कौन कर रहा है, उसका हित किस में है, लेकिन सरकार की भी और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वो जनता के हित के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।